हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। बहुत आसान से, आपको पहले से ही आती है चीजें, सो डोंट वरी अबाउट दिस चैप्टर। अच्छा, अगर मैं आपको ये जो वीडियो है ये मैं 15 अगस्त वाले दिन बना रही हूँ, ठीक है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड सेकेंडली, अगर आपको बाहर से थोड़ी बहुत गाने की आवाज़ आए, संदेश आते हैं वो वाले गाने की, सो आप इसको इग्नोर करना, ओके। तो चलो भाई, अब अपना चैप्टर जो है वो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, आप उनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर को, बिजनेस सर्विसेज। अच्छा, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था ना कि कॉमर्स को दो चीजों में बांटा गया, ट्रेडिंग और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम सर्विसेज टू बिजनेस ही बोल देते हैं, मतलब बिजनेस में कोई भी रुकावट ना आए तो ये एक्टिविटीज काम करते हैं। जैसे बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट काम करता है, एक मैसेज दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंचाने के लिए वहाँ पे कम्युनिकेशन काम आता है, फाइनेंस को क्रिएट करने के लिए, बिजनेस में फंड लगाने के लिए वहाँ पे बैंकिंग काम आती है, रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस काम आता है। तो वही होती है हमारी बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता है कि कॉमर्स जो है उससे वो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आता है, ठीक है। ऑक्सिलरीज या फिर एड टू ट्रेड का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इजीली कर पाते हैं, ठीक है। इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम बिजनेस सर्विसेज या फिर बिजनेस फैसिलिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं सर्विसेज की वजह से हमारा जो ट्रेड है या फिर इंडस्ट्री, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, तो उसकी वजह से, इन एक्टिविटीज की वजह से हमारी बाइंग एंड सेलिंग का बहुत स्मूथ फ्लो चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में इंट्रोडक्शन। अब कैसी कैसी टाइप ऑफ सर्विसेज होती है? सबसे पहले सोशल सर्विस, जिसमें आपका पैसे कमाने का मोटिव नहीं होता, आप वेलफेयर करते हो, आप वॉलंटियर करते हो, लोगों की भलाई करते हो, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विस एनजीओ दे रहे हैं, ठीक है। पर्सनल सर्विस कैसी होती है कि आप पर्सनल लोगों को सर्विस दे रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, जैसे टूरिज्म सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज। और बिजनेस सर्विसेज कैसी होती हैं? जो बिजनेस को बहुत इफेक्टिवली रन कर पाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका बिजनेस सर्विसेज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बैंक से। भाई बैंक क्या होता है? बैंक जो है वो आज के ज़माने के, मतलब मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा होता है, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी या फिर कोई भी कंट्री विदाउट ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोऑपरेटिव नहीं चल सकता। सो इसलिए हर कंट्री का अपना ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होता है। जो बैंक्स होते हैं वो लोगों को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम्हें बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, इसलिए हमारे बैंक के अंदर आप अकाउंट बनाओ और सेव करो, ठीक है। तो जिससे कि अगर स्मॉल स्मॉल सेविंग्स आपकी होती जाएंगी तो बाद में वो आप बड़े अच्छी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बैंक का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर आप मनी डिपॉजिट भी कराते हो और ये आपको जिसको जरूरत है उसको लोन भी देता है क्रेडिट की फॉर्म में, है ना। सो यहाँ पर ये एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहा है, मनी लेता भी और मनी देता भी है ना। और साथ के साथ ये क्रेडिट क्रिएशन भी करता है, मतलब कि कभी 800 रुपये बना लेगा, कभी 1000 रुपये बना लेगा। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ गए होंगे शायद, क्रेडिट क्रिएशन मैंने ही पढ़ाया था, ठीक है। एजेंसी फंक्शन ये परफॉर्म करता है, एजेंसी की तरह फंक्शन करता है। जनरल सर्विस भी देता है, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट वगैरह, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो बैंक जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ऐसी संस्थान है जो आपसे डिपॉजिट लेती भी है, मनी देती भी है और कुछ एजेंसी फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है, ठीक है। सो अब यहाँ पर वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? एक तो प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। लेकिन हमें जो है ना ये सेकेंडरी फंक्शन अभी पढ़ने नहीं है, क्योंकि हमारे एज पर लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ प्राइमरी फंक्शन पढ़ने हैं कि मेन मोटा मोटा काम क्या होता है किसी बैंक का। सबसे पहले तो डिपॉजिट लेता है और मनी, पैसे जो है लोन के फॉर्म में देता है, ठीक है। सो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी। तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट में हमें 5 टाइप के डिपॉजिट पढ़ने हैं: फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद लेंडिंग मनी में आपको 3 चीजें पढ़ने हैं: कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट, ओके।
सो अब हम सबसे पहले आते हैं भाई कि बैंक जो है पैसे एक्सेप्ट करता है। आप अगर उसमें पैसे डलवाने जाओगे अपने बैंक अकाउंट में तो आपके पैसे डिपॉजिट कर लेगा, है ना। ये मेन फंक्शन है हर कमर्शियल बैंक का। सो बैंक जो है अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट आपको ऑफर करता है कि आप किस टाइप के अकाउंट में अपने पैसे जो है वो डिपॉजिट करना चाहते हो। तो 5 टाइप के ऐसे अकाउंट हैं जो बैंक ऑफर करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कैसा होता है कि आप अपना पैसा जो है कुछ फिक्स टाइम तक डिपॉजिट रखते हो, उसको आप एफडी या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हो, ठीक है। और जैसे ही वो टाइम आपका एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप अपना पैसा बैंक से वापस ले लेते हो और इसके बदले में आपको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बदले में। जैसे 10,000 जमा करवाए हैं 6 महीने तक, तो शायद आपको 11,000 मिल जाए रिटर्न में। अगला होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन खुलवाते हैं। इसमें इस अकाउंट होल्डर को वो क्या कर सकते हैं कि जब उनका मन चाहे वो डिपॉजिट कर सकते हैं, जब उनका मन चाहे वो अपने पैसे निकलवा सकते हैं बैंक से विद द हेल्प ऑफ चेक। चेक की वजह से ही निकलेगा, ठीक है। सो इस करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता उन लोगों को, बल्कि बैंक जो है इस फैसिलिटी के चार्ज भी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि वो थोड़ी थोड़ी अपनी सेविंग्स करते रहें, ठीक है। अब एक इंसान अपना सेविंग अकाउंट कैसे भी, मतलब कितना भी छोटा अमाउंट डिपॉजिट करा के वो बैंक अकाउंट स्टार्ट करा सकता है, ठीक है। और वो अपनी मनी जो है वो विड्रॉ करवा सकता है कुछ, और बाद में कुछ एडिशनल डिपॉजिट भी डाल सकता है, ठीक है। और जो अकाउंट होल्डर होता है उसकी जितनी भी पैसे जमा है उसके हिसाब से उसको ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा हर 3-4 महीने में आपको एक बार इंटरेस्ट हो जाता है, जितने भी आपके इंटरेस्ट मिल जाता है, जितने भी पैसे आपके बैंक में, देखा होगा आपने, है ना। सो इन दिस अकाउंट थ्रू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर रहता है जितना एफडी वाले अकाउंट पे, बट मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसका क्या मतलब होता है कि लोग जो है वो रेगुलर सेविंग्स करते रहे। जैसे मान लो आपको हर टाइम पे, मतलब जैसे एक एक महीने में लगा लो, इतना अमाउंट आपको बैंक में देना ही देना है, ठीक है, इस टाइम पीरियड तक। तो इससे क्या होता है, मेच्योरिटी होने पर आपको पैसा मिल जाता है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। सो इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो सेविंग डिपॉजिट से भी बहुत ज्यादा है। नाउ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, ये एक तरीके का सेविंग बैंक अकाउंट ही होता है, जिसमें आप अगर अपनी लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट कर देते हो तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो आपका ऑटोमेटिकली एफडी में बदल जाता है। और मान लो कभी कभी ऐसा हो कि आपके पास डिपॉजिट ही ना हो और आपको पेमेंट करनी हो, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपकी एफडी में से पैसा जो आपके सेविंग अकाउंट में डाल देगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है। आपका क्या कहना है कि ये अच्छा है या फिर बुरा, तो मुझे बताना, ठीक है। और दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, लेंडिंग मनी की। जो पैसा बैंक के पास आता है डिपॉजिट होने, उसी पैसे को बैंक जो है किसी जरूरतमंद को एज अ लोन के रूप में दे देता है, ठीक है। सो यानी कि बिजनेसमैन को, फार्मर्स को और भी बहुत सारे लोगों को बैंक मतलब लोन वगैरह दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कैसे लोन्स आते हैं, जैसे कि टर्म लोन्स आते हैं और भी काफी सारे लोन्स आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है बैंक ओवरड्राफ्ट इसके अंदर, ठीक है। 3 चीजें पढ़नी है, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और एक और कैश क्रेडिट, वो बताती हूँ अभी, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक कस्टमर जिसने अपनी बैंक के साथ काफी अच्छी रेपोर्ट बना रखी है और साथ ही साथ बैंक अकाउंट वहां पर करंट बैंक अकाउंट खुलवा रखा है उस बैंक में एक कस्टमर ने, तो वो बैंक से परमिशन ले सकता है कि अगर मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और मुझे जरूरत है 1.5 लाख रुपए की, तो मैं बैंक में से 1.5 लाख रुपए निकलवा सकती हूँ, ठीक है। बदले में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो भी 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट वापसी करनी होगी। तो ये जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट निकालते हो अपने बैंक अकाउंट में से डिपॉजिट से ज्यादा, ठीक है, तो उसको आप ओवरड्राफ्ट कहते हो। और ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोग ही कुछ स्मॉल पीरियड के लिए लाइक एंजॉय कर सकते हैं, ये फैसिलिटी, है ना। और उसके बाद आपकी कुछ सिक्योरिटी वगैरह ले ली जाती है एज अ ट्रस्ट के बेसिस पे, यानी कोलेटरल के बेसिस पे पर्सनल सिक्योरिटी आपसे ले ली जाती है कि अगर आप 1% हमारा लोन नहीं देते हो, जो आपने ओवरड्राफ्ट वगैरह लिया है आप वो पे नहीं कर पाते, तो हम आपकी वो सिक्योरिटी बेच के, बैंक वाले आपकी वो सिक्योरिटी बेच के पैसा निकलवा सकते हैं इस तरीके से। कैश क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पर बैंक जो आपको लोन दे देता है वो भी कैश के फॉर्म में, ठीक है। मान लो आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आपके वो बैंक में 1 लाख रुपए का कैश जो है वो ट्रांसफर कर देगा। तो आप जो हो वो अपना टाइम टू टाइम
उस पैसे को निकलवा सकते हो जब भी आपको चाहिए होता है। तो ये होता है कैश क्रेडिट। और इसके बाद हमें एक बैंक ड्राफ्ट भी पढ़ना है। अभी पहले के टाइम में पेटीएम तो होते नहीं थे कि आप जब मन चाहे कहीं पर भी बैठे हुए अपने फोन से ट्रांजैक्शन कर दो। तब क्या होता था, आपको बैंक में लाइनों में खड़े होकर एक बैंक ड्राफ्ट जो है वो इशू करवाना पड़ता था कि हमें जो है इतने पैसे चाहिए और ये इस बैंक से दूसरे बैंक तक हमें ट्रांसफर करने हैं, या फिर अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर मनी सेंड करनी है तो हमें बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, जिसकी वजह से मनी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी। सो बैंक जो है वो ड्राफ्ट को एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए इशू करता था, है ना, और फिर वो बैंक टू कोई और जगह या फिर वन प्लेस टू अनदर मनी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मनी जो है वो रेमिट हो जाती थी, सेंड हो जाती थी, ठीक है। और बैंक जो है वो थोड़ा बहुत अपना कमीशन इस बैंक ड्राफ्ट को इशू करने के लिए लेता था। ओके, अब हम बात करेंगे कि भाई ई बैंकिंग क्या होती है। देखो आजकल बैंकिंग हो गया या फिर इंश्योरेंस हो गया या फिर कॉमर्स हो गया, सब में इंटरनेट जो है वो जुड़ने लग गया। तो ई बैंकिंग या फिर ईमेल या फिर ई कॉमर्स सब जुड़ जाता है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट जो है वो बैंकिंग लाइन से जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बन जाता है। अब कस्टमर को बैंक डेली डेली नहीं जाना पड़ता, लाइनों में नहीं लगना पड़ता हर ट्रांजेक्शन के लिए। वो जो है बैंक के थ्रू इंटरनेट की हेल्प से कहीं पर भी बैठे हुए कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना। अब कुछ हम डिजिटल पेमेंट पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से डिजिटल पेमेंट हम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, बैंक जो है वेजेस और सैलरी जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली कंपनी के अकाउंट में से एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल देता है, वो भी हर महीने, है ना। और दूसरे एग्जांपल ईएफटी के क्या हो सकते हैं कि आपके ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल की पेमेंट है वो हो जाती है आपके बैंक अकाउंट से। वाटर बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्स, ये सब भी ईएफटी के कारण हो जाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली टेलर मशीन यानी कि एटीएम, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, बच्चे भूल जाते हैं याद करना। एटीएम मशीन तो आपने देखा होगा हर जगह होती है। इसमें आपको अपना एक कार्ड डालना होता है, अपना पिन नंबर डालना होता है और फिर आप अपने पैसे निकलवा भी सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो, है ना। डेबिट कार्ड आपको बैंक देता है, आपका पर्टिकुलर बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा। वो डेबिट कार्ड क्या होता है कि आपके बैंक में से जब भी आपको कोई चीज खरीदनी होगी तब आप अपना डेबिट कार्ड वहां पर लगा के अपने बैंक में से कभी इंस्टेंटली अपने पैसे विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह ही है। जिन लोगों की बहुत अच्छी रेपुटेशन है बैंक के साथ उनको क्रेडिट कार्ड इशू होता है। और यहाँ पर जैसे मान लो आपको कोई चीज लानी है, मान लो माइक्रो ओवन लेके आना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है लाने के लिए, तो आपने क्रेडिट कार्ड दिया और फिर वहां से आपको बैंक से ही थोड़ा बहुत लोन मिल गया 10,000 रुपए का ही, और आपने वो ओवन खरीद लिया और फिर नेक्स्ट 15 डेज में या फिर 1 मंथ में या फिर 1 मंथ 15 डेज में आपको वो पैसा जो है रिटर्न करना होता है, ठीक है। अब टेली बैंकिंग क्या होता है, इस फैसिलिटी के अंडर जो कस्टमर है उसको अपने अकाउंट बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर जाननी हो कि कितना बैलेंस बचा है या फिर और कोई इंफॉर्मेशन उसको जाननी हो अपने अकाउंट से रिलेटेड, तो फोन के जरिए जान सकता है ना। और देखो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या फिर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, ये सीबीएस फैसिलिटी होती है। इन द सिस्टम कस्टमर जो है अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सकता है एक ब्रांच में, लेकिन सीबीएस फैसिलिटी की वजह से वही अकाउंट जो है, सेम अकाउंट जो है वो इंडिया की किसी भी ब्रांच में या फिर कंट्री के कहीं पर भी वो बैंक होगा तब भी आप अपने अकाउंट के साथ मैनेजिंग कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। मान लो मैंने दिल्ली की पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, तो पंजाब नेशनल बैंक अब इंडिया के किसी भी पार्ट में होगा, मैं अपने अकाउंट को ऑपरेट हर एक ब्रांच से कर सकती हूँ, ठीक है, अगर मैं सीबीएस ब्रांच कस्टमर हूँ तो। अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी आपने बार बार सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है एनईएफटी का, ये नेशन वाइड सिस्टम होता है पूरे नेशन का, जहां पर आप चाहे इंडिविजुअल हो, आप चाहे फर्म हो, आप चाहे कंपनी हो, आप क्या कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक, या फिर एक ब्रांच से किसी इंडिविजुअल तक, किसी फर्म तक, किसी कंपनी तक। मतलब अगर आपको कोई पेमेंट करानी हो ना,
कोई पेमेंट करानी हो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, तो आप एनईएफटी के थ्रू करवा सकते हो, किसी फर्म टू फर्म, किसी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी टू कंपनी, तो आप एनईएफटी करा सकते हो। लेकिन ये बैचेस में होता है, जैसे अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, जैसे एनईएफटी जो है एक दिन में 6 बार चलता है, जैसे कि वीकडेज पे 9:30 AM, 10:30 AM, 12 नून, 1 PM, 3 PM, 4 PM, और सैटरडे संडे पे सिर्फ 3 टाइम ये चालू होता है, 9:30 बजे, 10:30 बजे और 12 नून तक, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लगता है एनईएफटी में पेमेंट जाने में। और अगर आपको आरटीजीएस करवाना होता है यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो उसमें क्या होता है, इसमें कोई बैचेस नहीं होते, अभी पेमेंट भेजी अभी की अभी पहुंच गई, ठीक है, इसमें कोई टाइम बैचेस वगैरह नहीं होते हैं, है ना। सो यहाँ पर आरटीजीएस में भी आप फंड ट्रांसफर कराते हो एक बैंक से दूसरे बैंक तक, वो भी रियल टाइम बेसिस पर, ठीक है, यानी कि टाइम टू टाइम, ओके। यहाँ पर कोई भी आपका वेटिंग पीरियड नहीं होता कि अगर आपने अभी पेमेंट कराई है तो वो 10-15 मिनट बाद जाके सेटल होगी, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता, इंस्टेंटली आपकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन एक बार सेटल हो गई विदाउट कोई बंचिंग और नेटिंग, मतलब वो किसी दूसरी पेमेंट में अड़चन नहीं खाएगी, वो जब भी सेटल हो जाएगी आपकी पेमेंट, ठीक है। ये फास्टेस्ट तरीका है कि आप अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। आरटीजीएस सर्विस कस्टमर के लिए अवेलेबल होती है 9 AM to 3 PM वीकडेज पर और 9 AM to 12 नून ऑन सैटरडेज पर। और बेसिक डिफरेंस आरटीजीएस और एनईएफटी का ये है कि आरटीजीएस में जब भी सेटल हो जाती है और एनईएफटी का जो ट्रांजेक्शन है वो बैचेज में होता है, थोड़ा बहुत वेटिंग पीरियड भी होता है, ठीक है। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं ई बैंकिंग के कस्टमर को, एक तो भाई ये 24 घंटे और 365 दिन खुला ही रहता है, ठीक है। अब कस्टमर जो है चाहे वो अपने घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, अपने मोबाइल फोन के जरिए कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है क्योंकि ग्रेट सिक्योरिटी और अनलिमिटेड एक्सेस है और ट्रैवलिंग के टाइम पे कैश नहीं रखना पड़ता। और ई बैंकिंग की वजह से बैंक को क्या क्या बेनिफिट मिलता है हम वो देखो। ई बैंकिंग जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करती है, ब्रांचेस जो हैं बैंक की उनके ऊपर लोड कम मिलता है, लोड कम लगता है, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बैंक के लिए, ठीक है। ये बैंक के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे मान लो आपको ही इंश्योरेंस कराना है अपने व्हीकल का या फिर कार का, तो आप जो हो वो इंश्योर्ड हो, है ना, और मैं हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी, तो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हम आपके व्हीकल के लिए इंश्योरेंस कर रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ हर साल पैसे देने पड़ेंगे, और मान लो आपका कार का कोई रिस्क होगा, चाहे थेफ्ट हो, लॉस्ट हो, फायर हो, तो मैं आपको वो पेमेंट करूंगी उस रिस्क के लिए, ठीक है। सो दैट इज इंश्योरेंस, ये तो आपको पता ही है ना। अब इंश्योरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसके प्रिंसिपल्स, जो कि हमेशा आते ही आते हैं, इनके ऊपर केस स्टडीज भी आ सकती हैं। सो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका आपको मतलब नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बीच मतलब बेस्ड होते हैं, ठीक है। इंश्योरर और इंश्योर्ड को दोनों को एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। दोनों पार्टीज के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से बतानी चाहिए कि ऐसे से हुआ था, और इंश्योरेंस कंपनी को भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना आना चाहिए। सो अटमोस्ट गुड फेथ बना के रखना पड़ता है दोनों पार्टीज को, इंश्योरेंस कंपनी को भी और जिसने इंश्योरेंस कराया है उसने भी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, एन इंश्योर्ड मे नॉट कलेक्ट मोर देन इन इट्स ओन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी दैट इज डैमेज और डिस्ट्रॉयड। मान लो आपकी एक प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो गई या फिर डैमेज हो गई, अब आपको उस जितना आपने क्लेम ले रखा था उस क्लेम के जितना ही आपको पैसा मिलेगा, उस क्लेम के जितना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप उससे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सारे टाइप के इंश्योरेंस पे काम आता है और अप्लाई होता है। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, इज टू कंपनसेट टू द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस ही हैज इनकर्ड। मान लो आपकी कोई भी चीज को लॉस हो गया जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा था, लेकिन आपका जितना लॉस हुआ ना सिर्फ आपको उतने हिस्से का पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका इतना सा लॉस हुआ और पैसा भी आपको पूरा भारी भरकम मिल जाएगा। प्रॉफिट आपको नहीं करने दिया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। अगला देखो
प्रॉक्सिमेट कॉज, अब यहाँ पर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में रीजन लिखा हुआ कि इस वजह से अगर आपका लॉस हुआ, इस वजह से आपका रीजन आपका कोई भी डैमेज हुआ है, तब आपको पैसा मिलेगा। अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा कोई रीजन नहीं लिखा हुआ और तब जाके आपका डैमेज हुआ है किसी अदर रीजन की वजह से, तब आपको पैसा नहीं मिल सकता। पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस ऑफ एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी देन, अच्छा मान लो आपका कोई भी चीज है जिसके डैमेज हो चुका है और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम भी दे दिया, तो अब वो जो डैमेज प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं रही, वो किसकी होगी, ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी की, वो वापस आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर मान लो एक ही चीज के ऊपर आपने अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करा रखी है एक ही चीज के ऊपर, ठीक है, और आपकी उस चीज को कोई भी डैमेज पहुंच गया, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उस चीज का क्लेम जो है हर कंपनी से लोगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारी कंपनीज जो है कंपनसेट करेंगी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी कि हम सारी मिलके इसका एक्चुअल जो लॉस है उसका पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर कंपनी से अलग अलग कंपनसेशन मिलेगा। ओके, सो दैट इज कंट्रीब्यूशन। अगला है मिटिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। इसमें क्या होता है कि जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस करा रखी है, उसको पूरी ट्राई करनी चाहिए कि डैमेज ना हो, और अगर इन केस डैमेज हो भी जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी देखेगी, पर आपको अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना है कि आपका डैमेज या फिर लॉस ना हो। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस कौन से होते हैं। इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और दूसरे इंश्योरेंस वगैरह भी पढ़ने हैं, तो हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया जाता है मेच्योरिटी पर। ठीक है, अब जैसे मान लो आप हो, आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया है और आपकी जब डेथ हो जाती है तब आपको वो इंश्योरेंस का पैसा आपके फैमिली वालों को मिल जाता है, सो दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, और अगर आप बच जाते हो और आपका मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है तब पैसा वो आपको मिल जाता है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, है ना। सो इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव टिल द मेच्योरिटी, तो वो फिर एंजॉय करेगा इंश्योरेंस के अमाउंट को, और अगर वो मेच्योरिटी से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो फैमिली के मेंटेनेंस के लिए काम आता है वो पैसा। ठीक है, सो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लाइफ की जो लाइफ है एक पर्सन की, उसको इंश्योर करता है, और वो एक लमसम अमाउंट जो है वो पीरियडिकली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके उसको पैसा मिलता है आफ्टर हिज डेथ और बिफोर दी, और अब आफ्टर दी मेच्योरिटी पीरियड इफ ही सर्वाइव्स। ठीक है, अब कुछ लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के टाइप्स भी होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला होता है होल लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, द सम इंश्योर्ड इज नॉट पेएबल अर्लियर देन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। मान लो मैं हूं, मैंने अगर अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है और अगर डेथ हो जाती है तो उससे पहले, बिना डेथ से, अगर डेथ नहीं हुई तो उससे पहले आपको पैसा नहीं मिलेगा, डेथ के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज होल लाइफ पॉलिसी। उसके बाद एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एज और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर, या तो अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड अंडरटेक्स टू पे द एश्योर्ड टू हिज हियर्स। इसमें क्या होता है कि या तो जैसे मान लो आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपकी पर्टिकुलर एज हो जाती है, मतलब कोई एज, या तो कोई एज हो जाती है आपकी या फिर डेथ हो जाती है, तो फिर उस टाइम के बाद वो जो पैसा है वो आपके किसी हियर को मिल जाएगा, फिर आपके किसी वारिस को मिल जाएगा इस तरीके से, या फिर आपके किसी नॉमिनी को मिल जाएगा आपकी डेथ के बाद, या फिर आपकी एक पर्टिकुलर एज होने के बाद। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, दो से या फिर दो से ज्यादा लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है, और मान लो उन दो या दो तीन लाइफ में से किसी एक की भी डेथ हो गई तब आपके सर्वाइवर्स को पैसा मिल जाएगा। एन्युटी पॉलिसी क्या होती है, इस पॉलिसी में एक अमाउंट जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट के बाद, इंस्टॉलमेंट में मिलने लग जाता है एक एज के बाद। इससे क्या होता है, जैसे मान लो आपकी रिटायरमेंट हो गई है या फिर आपकी एक एज हो जाती है, तो अगर आप उस एज के बाद भी आपको लगता है कि आपको वो पैसा मिलना चाहिए रेगुलर तरीके से, तो आप एन्युटी पॉलिसी करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके शादी के खर्चों के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होता है, आपको एक हर एक प्रीमियम पे करना होता है, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर एज में वो पैसा मिल जाता है ताकि आप अपने बच्चों के एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस को उठा सको। अगला हमें पढ़ना है फायर इंश्योरेंस क्या होता है। मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज है जिसका आपने इंश्योरेंस कराया था, उसको डैमेज पहुंच गया फायर की वजह से,
तो आपको कंपनसेशन मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। अगर ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है, फायर वगैरह नहीं लगी है, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो फीचर्स क्या है इसके, अटमोस्ट गुड फेथ भी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैनेजर है, सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। इसमें क्या होता है, इफ द रीजन इज मेंशन्ड, अगर रीजन मेंशन है पॉलिसी में तभी आपको क्लेम मिलेगा। इसका कॉज प्रॉक्सिमा का ये मतलब होता है, ठीक है। इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ईयर, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ये रिन्यू हो जाता है एक्सपायरी के बाद, अगर आप अगले साल का करवाते हो तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं किसके, फायर इंश्योरेंस के, है ना। अब हमें पढ़ना है मरीन इंश्योरेंस कौन सा होता है। मान लो आपकी समुद्री यात्रा में आपकी शिप को कोई डैमेज पहुंचे या शिप के अंदर जितना भी माल था उसको डैमेज पहुंच गया, तो फिर आपको पैसा मिल जाता है या फिर कंपनसेशन मिल जाता है, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस देखो, जिसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है आज के ज़माने में, हेल्थ इंश्योरेंस ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज देने लग जाती हैं, जनरल पब्लिक को मेडिक्लेम देने लग जाती हैं, और आपको कुछ प्रीमियम हर साल देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो आपको अमाउंट मिल जाता है, फिर जितना भी हॉस्पिटल में पैसा लगता है उसका वो अमाउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हमें बात करनी है अपने लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस जो है हर एक बैंक हर एक बिजनेस को चाहिए ही चाहिए होती है, कभी कभी लेटर को भेजने में या फिर रिसीव करने में, मार्केट रिपोर्ट के लिए, पार्सल के लिए, मनी ऑर्डर के लिए, रेगुलर बेसिस पे एक बिजनेस को पोस्टल सर्विस चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज। ये जो पोस्टल सर्विस है, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। और ये कौन कौन सी पोस्टल सर्विस देते हैं, सबसे पहले तो मेल सर्विस। अब मेल सर्विस में क्या होता है, अगर आपको मैसेजेस का ट्रांसमिशन करवाना है पोस्ट कार्ड के थ्रू, इनलाइन लेटर के थ्रू या फिर एनवेलप के थ्रू, तब आप मेल सर्विस को यूज करते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है कि अगर आप चाहो कि आपका मेल जो है वो उसी एड्रेस पे जाए, नहीं तो वो वापस आपका मेल आपके पास ही आ जाए, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट करा सकते हो। पार्सल, अगर आप कोई आर्टिकल भिजवाना है एक प्लेस से दूसरे जगह तक एक पार्सल की फॉर्म में, तो आप पार्सल पोस्ट करा सकते हो। ये इसका जो खर्चा है वो वेट के हिसाब से आएगा आपका, ठीक है। और स्पीड पोस्ट, अगर आपको कोई आर्टिकल 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंचाना है किसी के घर पे, किसी की पर्टिकुलर सिटी में, तब आप स्पीड पोस्ट करा सकते हो। और कुरियर सर्विस में क्या होता है, जितने भी आपके लेटर, डॉक्यूमेंट, पार्सल है वो कुरियर सर्विस की वजह से भी आप सेंड कर सकते हो। ये प्राइवेट सर्विस है, इट्स बीइंग अ प्राइवेट सर्विस द एम्प्लॉइज वर्क विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एम्प्लॉयज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं तो ये प्राइवेट सर्विस उनको दी जाती है कुरियर सर्विस की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।